हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम डेली के करंट अफेयर्स को प्रैक्टिस करते हैं एमसीक्यूज़ के द्वारा। तो आज के एमसीक्यूज़ शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से, दैट इज़ रिलेटेड टू हैदरपुर वेटलैंड। तो हैदरपुर वेटलैंड के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर ये सिचुएटेड है, लोकेटेड है, और ये एक रामसर साइट है जो कि 2021 के अंदर रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये जो वेटलैंड है वो न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि इस एरिया के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो वाटर लॉगिंग है वो हो गया है, जिसकी वजह से जितनी भी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो यहाँ से नेस्टिंग जो है वो अच्छे से नहीं कर पा रही हैं। तो इस वजह से जो गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिए हैं ताकि इस एरिया को दोबारा से डी वाटर किया जा सके। तो दैट मीन्स इसी के रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट्स प्रोवाइड की गई हैं, आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये एक ह्यूमन मेड वेटलैंड है जो कि हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बॉर्डर्स पर सिचुएटेड है, बाउंड्रीज पर सिचुएटेड है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी क्योंकि 2021 में इसको रामसर साइट जो है ये डिक्लेयर किया गया था। आंसर बनेगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू माचू पिचू। माचू पिचू के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली आपने न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा कि पेरू के अंदर जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि माचू पिचू है, इसको यहाँ पे लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। ऐसा देखा जा रहा है कि जो पेरू की इकोनॉमी है वो ज़्यादातर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के ऊपर बेस्ड रहती है, जो कि माचू पिचू भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसके अलावा यहाँ पे वेंडलाइजेशन के केसेस ना आए तो इस वजह से इस लोकेशन को बंद कर दिया गया है। और बेसिकली प्रोटेस्ट इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि पेरू के जो प्रेसिडेंट है तो उसका कुछ इशू चल रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो माचू पिचू है, बेसिकली जैसा आपने सिटाडल एरिया जो है हमारे हिस्टोरिकल टाइम्स में देखा होगा, तो सिटाडल एरिया के अंदर आपको एक अपर पार्ट जो है ये देखने को मिलता है। इसके अलावा एक पूरे ही एरिया में जो लोअर पार्ट है ये देखने को मिलता है। ज़्यादातर जो अपर पार्ट है ये एक रेजिडेंशियल एरिया कंसीडर किया जाता है और जो लोअर एरिया है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड एरिया रहता है जिसके अंदर फार्मिंग वगैरह की जाती है। तो ये जो लोकेशन है आपकी ये पेरू के अंदर सिचुएटेड है, ये आपने ध्यान रखना है, और ये जो है साउथ अमेरिका वाले रीजन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो ये भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट का तरीका है। जैसा कि आपने देखा है कि स्टॉक मार्केट में अलग अलग तरीकों से, आईपीओ के तरीकों से, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के तरीकों से, या फिर बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के तरीकों से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। इन द सेम वे ये भी एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है। इसके अंदर जो 1 गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, इट इज़ बैक्ड बाय 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, और ये बेसिकली फिजिकल गोल्ड रहता है जो कि हाई प्योरिटी में रहता है। तो आपने ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है हालांकि पेपर्स के थ्रू ही की जाती है क्योंकि ये डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में है, डीमैट अकाउंट के थ्रू ही किया जाता है, लेकिन ये जो पेपर है इसको पीछे से बैकिंग मिलती है जो कि फिजिकल गोल्ड जो है उससे बैकिंग मिलती है। दैट मीन्स 1 गोल्ड की जो ETF है, 1 गोल्ड ETF है, वो इक्विवेलेंट होगी 1 ग्राम ऑफ गोल्ड के। लेकिन अल्टीमेटली जब इन्वेस्टमेंट करनी है, यहाँ पे ट्रेड करनी है, बाय और सेल करना है, तो यहाँ पे ये जो पेपर्स हैं इन्हीं को ही बाय और सेल किया जाता है। दोबारा ये जो गोल्ड की क्वांटिटी है इसको ऐसा नहीं किया जाता। इट्स जस्ट दैट दीज पेपर्स आर बैक्ड बाय द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द गोल्ड। नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो गोल्ड ETF है ये आपके अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर इनलिस्टेड रहता है, जैसे कि आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, देन इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये जो आपकी गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहती है और बेसिकली ये गोल्ड के जितने भी प्राइसेस हैं उससे भी लिंक्ड रहता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस अगर रेस करेंगे तो उस हिसाब से ही ये जो बॉन्ड्स हैं इनके भी प्राइसेस जो हैं वो वेरी करते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू ECLGS स्कीम।
ECLGS स्कीम के रिगार्डिंग बात करूं, सबसे पहली बात तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड पेंडेमिक के टाइम पे जो हमारा MSME सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था, तो इसी के रिगार्डिंग इस स्कीम को लॉन्च किया गया था ताकि यहाँ पे इमरजेंसी बेसिस पे जो लोन है वो प्रोवाइड किया जा सके, ताकि जितने भी स्ट्रेस्ड MSME हैं वो इस लोन की अमाउंट को यूज़ करके अपना बिजनेस दोबारा से रन कर सके। तो इसी के रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं, तो आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर लॉन्च की गई थी और इसके अंडर भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जो कि इस स्कीम को रेगुलेट करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये जो लोन इमरजेंसी क्रेडिट बेसिस पे जो लोन प्रोवाइड किया जा रहा है ये यहाँ पे लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं और इवन यहाँ पे जो NBFCs हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी प्रोवाइड करते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू INS वगीर। तो जैसा कि आप जानते हैं रिसेंटली जो कलवरी क्लास की सबमरीन है दैट इज INS वगीर, इसको इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं, आपने इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं INS वगीर जो है वो कलवरी क्लास की सबमरीन है, जिसमें सबसे पहली जो सबमरीन है उसका नाम कलवरी है। तो इस क्लास के अंदर आपको अलग अलग जो सबमरीन्स हैं ये देखने को मिलेगी, स्पेशली इसके अंदर 6 सबमरीन्स हैं, तो आप इसको KK एंड VV के नाम से याद कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली जो सबमरीन है दैट इज कलवरी, देन इज खांदेरी, देन इज करंज, देन इज वेला, वगीर एंड वगशिर। तो ये सबमरीन्स जो हैं आपको याद होनी चाहिए। और रिसेंटली जो सेकंड लास्ट सबमरीन है इसको इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है और इवन जो आपकी वगशिर है इसको भी लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन कमीशन होने की जब इसकी डेट आएगी तो उस टाइम पे हम बात करेंगे। तो अगर मैं इन सबमरीन्स के रिगार्डिंग बात करूं तो ये हंटर किलर टाइप सबमरीन भी है और इवन ये डीजल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सिस्टम के ऊपर भी बेस्ड है। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इवन ये स्टेल्थ गाइडेड सबमरीन्स भी है। स्टेल्थ गाइडेड सबमरीन्स का मतलब है कि एनिमी कंट्री के जो रडार सिस्टम है उससे ये डिटेक्ट नहीं हो सकती, इजीली डिटेक्ट नहीं हो सकती। इसके अलावा ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के ऊपर भी बेस्ड है, दैट मीन्स ये वाटर में ज़्यादा देर तक रह सकती है। तो दैट मीन्स अगर मैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट के रिगार्डिंग बात करूं तो यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो है ये करेक्ट हो जाएगी। आंसर बनेगा नीदर 1 एंड नॉट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू जगन्नाथ टेम्पल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उड़ीसा के पुरी के अंदर जो जगन्नाथ टेम्पल है ये लोकेटेड है, जिसको हम व्हाइट पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। आप मुझे बताएंगे कि ब्लैक पकोड़ा कौन से टेम्पल को बोलते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जगन्नाथ टेम्पल जो है सोलंकी डायनेस्टी ने नहीं बनाया था, इट वाज बिल्ट बाय गंगा डायनेस्टी। तो जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी है उन्होंने ये बनाया था और यहाँ पे जो किंग है अनंत वर्मन चोडगंगदेव, जिन्होंने कि 12th सेंचुरी के अंदर इस जगन्नाथ टेम्पल को बनाया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस टेम्पल को यमनिका तीर्था के नाम से भी जानते हैं और ऐसा माना जाता है क्योंकि जगन्नाथपुरी के अंदर यहाँ पे जो भगवान कृष्ण है, जो कि भगवान कृष्ण का ही अवतार होता है, तो वो क्योंकि यहाँ पर है तो इस वजह से जो यम देवता हैं जो कि बेसिकली मृत्यु के देवता होते हैं, तो इनका यहाँ पर इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है। तो दैट मीन जो कि गॉड ऑफ डेथ माने जाते हैं जो कि यम देवता है, तो उनकी पावर जो है वो जगन्नाथपुरी के अंदर कम हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें आपको जगन्नाथ टेम्पल के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए। तो इस हिसाब से जो सेकंड स्टेटमेंट है दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने चार्जशीट के बारे में पहले भी बात किया था, तो यहाँ पे कुछ और स्टेटमेंट्स को इंक्लूड किया गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि जो चार्जशीट है उसको ऑलरेडी CRPC के अंदर ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है और ये जो रिपोर्ट है पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा प्रिपेयर की जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं कि अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन हुई है और पुलिस ऑफिसर ने यहाँ पर 60 से लेके 90 डेज के अंदर अंदर चार्जशीट को डिपॉजिट नहीं किया, चार्जशीट को फाइल नहीं किया, तो अल्टीमेटली जो एक्यूज्ड है ही और शी इज इंटाइटल टू बेल, तो उनको बेल मिल सकती है अगर चार्जशीट यहाँ पर सबमिट नहीं करवाई गई। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो दैट मीन्स सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट क्योंकि यहाँ पे 36 to 48 आवर्स नहीं है, 60 to 90 डेज इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू अरविकुलम नेशनल पार्क। तो इस नेशनल पार्क के रिगार्डिंग बात करूं, सबसे पहली बात तो इंडिया के केरला स्टेट के अंदर ये लोकेटेड है
और इसके आसपास आपको और भी बहुत सारे जो नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व जो हैं ये देखने को मिलेंगे। और ये जो आपका अरविकुलम नेशनल पार्क है ये नीलगिरी थार के नाम से भी बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो नीलगिरी थार की पॉपुलेशन है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे तो इनके ब्रीडिंग सीजन के लिए जनवरी टू मार्च जो है इस नेशनल पार्क को बंद कर दिया जाता है। और इवन यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स में ये भी देखा गया है कि इससे पहले भी जो नीलगिरी थार की जो प्रोजेनी है वो दिसंबर में भी उनका बर्थ हुआ है। तो ये कुछ रेयर फिनोमिनाज जो हैं आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू सफर सिस्टम, दैट इज अ सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च। तो हमारा जो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज हैं इन्होंने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था ताकि यहाँ पे रियल टाइम बेसिस पे जो इंडिया की अर्थ क्वालिटी है इसको चेक किया जा सके। और अगले 3 दिन तक इसकी जो फॉरकास्टिंग है वो की जाती है, 3 दिन तक डिस्प्ले किया जाता है कि क्या एयर क्वालिटी है। इसके अलावा जो ये इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने जो सफ़र सिस्टम बनाया है ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं एयर क्वालिटी को चेक करने के, उसी के बेसिस पे इस सफ़र सिस्टम को बनाया गया है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको कलवरी क्लास के अंदर भी बताया था कि ये जो कलवरी क्लास की सबमरीन्स हैं ये AIP सिस्टम के ऊपर भी बेस्ड हैं। दैट मीन्स ये जो सबमरीन्स हैं तो लॉन्गर आवर्स तक ये पानी में रह सकती हैं। फिर नेक्स्ट अगर मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं कि इवन ये जो सबमरीन्स है जिसके अंदर AIP सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर दिया जाता है तो ऐसी सबमरीन्स कम नॉइस भी करती हैं ताकि यहाँ पे जो एनिमी कंट्रीज़ हैं या फिर एनिमी सबमरीन्स हैं वो हमारी कंट्री की सबमरीन्स को डिटेक्ट ना कर सकें। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज टोटली करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आंसर बनेगा 1 ओनली। तो आई होप आपको यहाँ तक जो MCQs है उसके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट MCQs के साथ बात करेंगे। Thank you so much and have a nice day.